अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज पाकिस्तान स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट। नाजरीन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे इस बेसिकली यूट्यूब चैनल का मकसद ही ये ताकि आप लोगों को जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से और फॉरेक्स के हवाले से जो है वो अवेयरनेस पहुंचा सके। इसके अलावा नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है हमारी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आती रहे। नाजरीन, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अपनी ये हमारी वीडियोस जरूर शेयर किया करें ताकि उन लोग भी जो है वो अपना फ्यूचर जो है वो स्टॉक मार्केट में सिक्योर कर सके। नाजरीन, आज मैंने जो है वो बशारतुल्लाह को जो है वो इनवाइट किया है। बेसिकली ही इज हेड ऑफ रिसर्च इन स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज और उनका स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो काफी पुराना एक्सपीरियंस है। तो जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट ने जो है वो काफी इम्पैक्ट लिया है, काफी जो है वो मार्केट लास्ट वीक 6,000 पॉइंट जो है वो माइनस में गई। इसके अलावा फ्राइडे काफी मार्केट फ्राइडे को जो है वो काफी मार्केट ने जो है वो रिकवर किया। बट फिलहाल अभी भी यही डर है जो आज सुबह जो सिचुएशन हुई, जो पाकिस्तान ने इंडिया पे जो है वो अटैक किया है। तो वो है प्रूफ हो रहा है, ये जो है वो लग रहा है कि इंडिया जो है जरूर जो है वो उसका बदला लेगी और जो है वो मंडे को मार्केट जो है वापस डर लग रहा है लोगों को, इन्वेस्टर्स को, मंडे को ऐसा ना हो मार्केट जो है वापस नेगेटिव इम्पैक्ट ले। तो इन सब सिचुएशन को डिस्कस करने के आज हमने इसी बशारतुल्लाह को मैंने बताया जो है वो इन्वाइट किया। तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर ठीक है आप? अभी जी बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले जो है वो हम फ्राइडे की मार्केट की बात करते हैं। फ्राइडे को जो है हम देखा काफी करेक्शन थी मार्केट में, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये जो ये करेक्शन चल रही है, तो ये टेंशन चल रही है और ये लगता है कि ये टेंशन जो है अभी जो है फौरन से ये टेंशन रिलीज नहीं होगी, काफी जो है वो वक्त लगेगा इस टेंशन को नॉर्मलाइज होने में। तो क्या लगता है मार्केट जो है वो ये कब तक मार्केट इम्पैक्ट लेगी इस सिचुएशन का, और मार्केट जो है वो कब तक ये रिकवर कर सकती है? ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट फ्यू डेज और स्पेशली 22 अप्रैल के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है। अब मार्केट इज फोकस ओनली ऑन दिस वन मेजर डेवलपमेंट, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बॉर्डर विद इंडिया। तो वो सिचुएशन है, लास्ट वीक जब से स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पे और फिर उसके बाद एक काउंटर स्ट्राइक्स हुए और आज रात की जो डेवलपमेंट थी, तो एक्चुअली उसमें जो डेवलपमेंट हुई, जो 22 अप्रैल को जो इवेंट हुआ उसके बाद जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, और जिसको पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और क्योंकि दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वाइटल फॉर पाकिस्तान। और उसके सिर्फ पानी की जंग जिसको हम कहें रादर देन ये टेररिज्म, ये तो अब वो एक अलग फैक्टर है। बेसिकली द फाइट इज फॉर वाटर। इस वाटर जो अवेलेबिलिटी है, जो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम वाटर डाइवर्ट करेंगे एंड इट विल नॉट बी गिवन टू पाकिस्तान और वी विल इंक्रीज आवर रिजर्वायर। तो एक ट्रिगर पॉइंट वहां से स्टार्ट हुआ था कि इसका क्या होगा, क्योंकि दैट इज एन एक्सट्रीमली बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अभी पिछले दिनों में तो ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स और मिसाइल और ड्रोन अटैक्स, ये चीज़ें भी हो गई। और आज सुबह तो पाकिस्तान ने एक like it was basically a retaliation of what Indian troops did during the past like couple of days. तो उसका एक रिस्पॉन्स था। और फॉर्चुनेटली लाइक अभी आप सबने खबर सुनी होगी, सीज फायर डिक्लेयर हुआ है। let's hope both countries stick to this ceasefire. Ceasefire mean like actually no end to the conflict, but at the moment there won't be any attack by any party. So abhi ceasefire situation hai. It's like extremely welcome development as far as like जो आज सिचुएशन चल रही थी, तो उसने तो एक बड़ा एक फेयर फैक्टर जो ऑलरेडी चल रहा था उसको और मैग्नीफाई कर देता। अगर ये चीज इसी तरह कंटिन्यू चल रही होती तो मंडे को वी वुड हैव सीन लाइक मच बिगर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट। अभी मार्केट जो है वो वैल्यूएशन और वो चीजें सारी सेकेंडरी हो गई है। आईएमएफ की डील या जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या आपके जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं,
Now only one thing was driving the market, that was this war-like situation with India. अब इसकी वजह से हमने देखा कि 4 अप्रैल को हमारी मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया था, 1,20,000 से ऊपर, 1,20,000 700 तक, 700 तक इंडेक्स गया था। और थर्सडे को हमने तकरीबन 1,02,000 इंडेक्स देखा। तो इट वाज लाइक, अगर आप देख लें तो तकरीबन 30-35 दिनों में मार्केट 15% अपने पीक से गिर गई थी। कल की रिकवरी के बाद उस दिन भी थोड़ी सी रिकवरी हुई थी। तकरीबन अभी भी मार्केट जो है 10% फ्रॉम इट्स पीक अभी भी डाउन है। और मार्केट, जब भी स्टॉक मार्केट 20% करेक्शन लेती है, इवन दैट इज ट्रू फॉर द इंडिविजुअल स्टॉक्स, फिर एक अचानक से बेयरिश मार्केट शुरू हो जाती है, क्योंकि दिस चेंज ऑफ कोर्स ऑफ द मार्केट बाय 20% फ्रॉम द पीक, जब स्टॉक प्राइस या इंडेक्स के लेवल आते हैं, तो फिर एक सॉर्ट ऑफ बेयरिश साइन होता है कि समथिंग मेजर हैज हैपेंड, और समथिंग मेजर चेंज इन द आउटलुक, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आती हैं। क्योंकि प्राइस डिक्लाइन सिर्फ हवा में नहीं होती है, इट इज ऑलवेज ट्रिगर्ड बाय समथिंग। It can be a macro factor, any deterioration at the macro level, आपके इंडिकेटर्स खराब होना शुरू हो जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट पोजीशन, इन्फ्लेशन, जिस तरह हमने पिछले सालों में देखा था। दिस टाइम अराउंड इट वाज अ वन सिंगल मेजर इवेंट, इट केम एज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन कि नो वन हैज फोरकास्टेड कि पाकिस्तान और इंडिया में जो सिचुएशन है वो जंग तक जा सकती है। इट वाज अ वेरी सरप्राइज लाइक इवेंट, जिसकी वजह से मार्केट ने फौरन रिएक्ट किया। और उसमें फिर वो जो एक मैसिव एग्जिट होता है, सबने अडॉप्ट किया कि लेट्स टेक द एग्जिट फर्स्ट और फिर बाद में देखेंगे ये जो भी होता है। तो इस एग्जिट की वजह से हमने देखा कि मार्केट ने तकरीबन 15% करेक्शन ली, फ्राम 1,20,000 1,02,000 तक इंडेक्स गिरा। अभी 1,07,000 पे इंडेक्स बंद हुआ है, जुम्मे को 3.5% रिकवरी आई थी। अभी आज का जो सीज फायर हुआ, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। अगर ये यानी बोथ पार्टीज स्टिक टू दिस सीज फायर और निगोशिएशन शुरू हो जाती हैं, और वी रीच सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट और अरेंजमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू लाइक गो फॉर अ वॉर, और इवेंचुअली हमें तो फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक कंडीशन होगी टॉक्स के लिए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा इशू है इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि उसको सस्पेंड करना जो है वो तो कहीं से भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाता, और उसको पाकिस्तान हर सूरत में उसको वो फाइट करेगा, वेदर थ्रू इंटरनेशनल फोरम, थ्रू कोर्ट्स या यूनाइटेड नेशन, वट। और वहां से एड्रेस करना, इट विल बी अ वेरी ट्रिकी प्रोपोजिशन कि हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू रिजॉल्व दैट इशू। लेकिन ये है कि टॉक्स में ये एक सबसे बड़ा एक एलिमेंट होगा। और अभी स्टार्ट में तो ठीक है, इमीडिएट सीज फायर के अभी आप अटैक नहीं करेंगे, इस पे ही बात हुई है। और वो भी ऑब्वियसली हमारी डायरेक्ट आपस में निगोशिएशन से नहीं हुआ, वो तो अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई है। और सो दैट इज वन होप। अभी इसका एक इम्पैक्ट तो प्रोवाइडेड ओवर द नेक्स्ट लाइक ओवर द वीकेंड, आई वुड से कि मंडे तक ये सीज फायर रहती है, कोई अटैक नहीं होता, तो वी शुड सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन द मार्केट। और हम रिकवरी देख सकते हैं। मार्केट तकरीबन नॉट टू दोज हायर लेवल्स, वहां तक तो पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल नहीं लग रही, क्योंकि द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया हैज गॉन टू दैट लेवल it which can be triggered by any event again। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा कंट्री रिस्क प्रीमियम अगेन बढ़ गया है। तो उसकी वजह से हम शॉर्ट टर्म में तो मार्केट में पुल बैक देखेंगे। एक रिलीफ रैली कहें उसको, पुल बैक कहें, वो भी पॉसिबल है। और अगर हम तो लेट्स टॉक अबाउट एक और सिचुएशन भी देख लें कि प्रोवाइडेड नथिंग बैड हैपेंस और थिंग्स रिमेन द सेम, और कोई जंग नहीं होती, ठीक है, निगोशिएशन पे इंडस वाटर ट्रीटी भी और आपस के बाकी चीज़ें भी वो रिजॉल्व हो जाए, फिर तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है एज फार एज वैल्यूएशंस आर कंसर्न। मैक्रो इंडिकेटर्स आप सबको पता है कि दे हैव टर्न वेरी पॉजिटिव। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं। ग्रोथ अभी ठीक है, ग्रोथ इज अ सीरियस चैलेंज फॉर द कंट्री, क्योंकि पानी अवेलेबिलिटी की वजह से अब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी स्ट्रेस में है इस साल। तो देयर विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर आउटपुट। आपका जीडीपी ग्रोथ अभी भी बहुत कम है, इट्स लाइक ओनली अराउंड 3% लेवल।
और इसके अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी भी लो हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल वैल्यूएशंस आर कंसर्न वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो बेस्ड ऑन दैट थिंग कि मार्केट में देयर विल बी इंस्टेंट बायर्स अवेलेबल, इंस्टीट्यूशन के पास भी वो भी आएंगे, इंडिविजुअल हाई नेटवर्क जिन्होंने पोजीशन अनलोड की है पिछले दिनों में वो तो वापस मार्केट में एंट्री लेंगे। सो वी शुड सी अ रीबाउंड मार्केट पोटेंशियली मेरे हिसाब से। अभी अगर 1,07,000 है तो ये जो 5-6 हज़ार पॉइंट जो एटलीस्ट पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते भी 2-3 हज़ार पॉइंट थे, तो वहां तक तो हम मार्केट को देख सकते हैं कि 1,12,000 1,13,000 तक इंडेक्स वापस पोटेंशियली आ सकता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक आफ्टर दिस टुडेज। ओके, सो सो एज वी डिस्कस, तो अभी तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट वही होगा कि ऑन मंडे इट शुड बी पॉजिटिव हम्म। प्रोवाइडेड दिस सिचुएशन स्टेज लाइक दिस। और हम मार्केट में इन माय व्यू लाइक जिस तरह अभी पहले हम बात कर रहे थे कि वी शुड सी लास्ट वीक जो डिक्लाइन था और यानी पिछले दिनों जो डिक्लाइन आया है जो मेजर, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और मार्केट रिकवरी की तरफ जानी चाहिए। बिल्कुल। सही। सर, जैसे कि मैं आपसे जो है वो सॉरी इंश्योरेंस और बैंक कंपनी की काफी बाइंग थी, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स ने काफी सेलिंग की थी, क्या वजह है इसकी? नहीं, उसमें ऑब्वियसली द फेयर फैक्टर, इंडिविजुअल तो सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, उनके पास अगर लेवरेज पोजीशन हो और होल्डिंग हो, यानी उसमें सारे आ जाते हैं। सो वेन एवर देयर इज यानी दिस मेजर डेवलपमेंट, तो फिर उसमें तो एग्जिट वो सबसे पहले वो लोग लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑब्वियसली दे टेक देयर टाइम, उनकी जरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है, दे डोंट हैव दैट ओपन डिस्क्रिशन टू अनलोड देयर पोर्टफोलियो, while हम्म। individuals have flexibility। वो तो हम्म। किसी वक्त भी एज कोई चीज मेजर डेवलपमेंट होती है तो दे रिएक्ट टू दैट न्यूज। और हम्म। इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्लो चलते हैं। म्यूचुअल फंड्स का अलग फैक्टर है कि वहाँ पे रिडेम्पशंस आ जाती हैं जब भी मार्केट में ब्रॉडर अनसर्टेनिटी या नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाता है, तो इन्वेस्टर ऑप्ट टू एग्जिट फ्रॉम इक्विटी फंड्स। तो वो एक फैक्टर हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड में तो सेलिंग इट्स डिपेंडेंट ऑन कि अगर एग्जिट चल रहा है तो फिर वो सेलिंग करते हैं, अगर उनके पास इनफ्लो आता है म्यूचुअल फंड के पास तो वो बाइंग करते हैं। हम्म। So it is always dependent on what the investor position is in those funds. हम्म। तो वो पॉसिबिलिटी वो रही है, लेकिन बिल्कुल यू आर राइट कि वो इंडिविजुअल्स में ने अपना एक्सपोजर कम किया, और सिमिलरली हमने लेवरेज पोजीशन में भी देखा कि काफ़ी अनवाइंडिंग हुई थी, लोगों ने लेवरेज पोजीशन भी कम की। हम्म। सही। सर, हमने जो है वो जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी आई तो हमने रेट कट होता हुआ देखा, लेकिन इस रेट कट ने जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं करा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ इसका। तो अब क्या लगता है आपको, इस वार सिचुएशन में इन्फ्लेशन, पाकिस्तान इन्फ्लेशन को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल, एज आई सेड अर्लियर इट वाज दिस फैक्टर अलोन व्हिच हैज इम्पैक्टेड एवरीथिंग। ये वो वीकेंड पे मैं अपनी कमेंट्री में अभी वीकली कमेंट्स और उसमें भी यही मैंने डिस्कस किया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी ईजिंग जो हुई उसका तो मार्केट पे अदर फैक्टर्स ने डोमिनेट किया और उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हम मार्केट में नहीं देख सके। सिमिलरली जिस तरह फ्राइडे को जो खबर आई, यानी जो यानी अभी जो इसकी आईएमएफ अप्रूवल की नॉर्मल हम्म। वर्किंग डे में, जिसमें इंडियन ऑपोजिशन भी थी, दे वर ट्राइंग टू ब्लॉक दिस डील, दिस अप्रूवल। उन्होंने अपना कोशिश की और उन्होंने अब्सटेन भी किया वोटिंग में, लेकिन पाकिस्तान गॉट थ्रू दिस। ठीक है, वी वर एक्सपेक्टिंग, इट वाज नॉट अ सरप्राइज डिसीजन एज फार एज आईएमएफ फंडिंग वाज कंसर्न, लेकिन इट वाज अ पॉजिटिव थिंग। मॉनेटरी ईजिंग वाज पॉजिटिव, बाकी चीजें तो पॉजिटिव थी मार्केट के लिए। तो लेकिन ये है कि दिस वॉर फैक्टर अलोन इम्पैक्टेड ऑल अदर थिंग्स, जो पॉजिटिव अगर हों भी उसको उन्होंने डोमिनेट किया। सिर्फ फ्राइडे को जो रिकवरी आई थी वो भी इसी एक्सपेक्टेशन में आई थी कि probably there will be some positive development as far as the this conflict is concerned। हमने पिछले दिनों सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को न्यू दिल्ली जाते हुए देखा थर्सडे को, फिर ही केम टू इस्लामाबाद आल्सो। और उसकी उसके इसकी वजह से भी एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी कि नाउ वर्ल्ड पावर्स हैव स्टार्टेड टू इंटरवीन एंड दे आर टॉकिंग टू बोथ द कंट्रीज टू स्टॉप दिस थिंग।
तो वो एक उम्मीद थी फ्राइडे तक, और इसी वजह से फ्राइडे में हमने देखा है कि बिग इनफ्लो भी आया, लोगों ने पोजीशंस ली भी, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि अब फर्दर एस्केलेशन नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट नाइट जो डेवलपमेंट हुई, उसने तो एक बहुत बड़ा फेयर फैक्टर क्रिएट कर दिया था, विच हैज़ बीन एड्रेस नाउ, लाइक अभी शाम को आज ही हुआ है। लेकिन रात से जो खबरें चल रही थी तो वो तो एक बड़ी स्केरी सिचुएशन डेवलप हो रही थी। सही सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि ऑयल एंड गैस जी। सेक्टर में हमने काफी जो है वो करेक्शन देखी थी लास्ट वीक, और ये भी सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको सारी पेमेंट जो है वो रिलीज हो जाएंगी, लेकिन हमने मंदी देखी, कंटिन्यू मंदी होती हुई देखी। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में? नहीं, ऑयल गैस सेक्टर में जो जिन्होंने फंडिंग जो तकरीबन 1.2 बिलियन की बैंक से अरेंज की थी, उसके एग्रीमेंट पे भी साइन हो गए। वो उसकी डिस्पर्समेंट अभी बस इट शुड हैपन एनी टाइम। हम्म। आई थिंक लाइक वो इस हफ्ते मोस्ट मोस्ट लाइकली कि लाइक। वो डिस्पर्समेंट हो जाएगी। तो वो तो पॉजिटिव फैक्टर था। लिक्विडिटी, एज फार एज लिक्विडिटी फॉर द major players is concerned, जिसमें PSO was the one of the major beneficiary, and other जो फ्यूल सप्लायर हैं उनके लिए पॉजिटिव होगा। तो वो एक चीज तो पॉजिटिव थी। लेकिन जिस तरह एज आई सेड अर्लियर, दिस वॉर लाइक सिचुएशन हैज इम्पैक्टेड एवरीथिंग, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट में। और हमने PSO की शेयर प्राइस लाइक कमिंग क्लोज टू 300 रुपी, जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के करीब उसकी प्राइस आ गई है। इसमें बाकी जो ऑयल एंड गैस वो जो प्राइसेस, जिस तरह OGDC ने भी 200 डे मूविंग एवरेज, हमने PPL को वेल बिलो 200 मूविंग एवरेज देखा। मारी की शेयर प्राइस भी काफी लो लेवल पे आ गई थी, जो लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ मेजॉरिटी एनालिस्ट। तो लेवल्स नो डाउट दे आर वेरी गुड। लेकिन जिस तरह वही भी एक फैक्टर था जो इम्पैक्ट कर रहा था मार्केट को। और सो अभी हम तो उस सेक्टर में ठीक है, डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल एंड गैस सेक्टर इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना अगर आप डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाकी सेक्टर ज्यादा बेहतर है। ऑयल एंड गैस में एक और नेगेटिव चीज जो हुई थी, ऑयल प्राइसेस का गिरना, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का, तो जिसकी वजह से उनकी अर्निंग पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अर्निंग ग्रोथ नहीं नजर आ रही। और कीपिंग इन व्यू द आउटलुक फॉर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, तो इनकी अर्निंग में सच ग्रोथ तो नहीं होगी, डिक्लाइन ही होगा। और उनकी कैपेसिटी टू पे हायर डिविडेंड अभी भी काफी कम है। इतनी ज्यादा वो डिविडेंड नहीं दे सकते, क्योंकि अभी अगर इन्होंने रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट की, जो इनका जो इक्विटी होल्डिंग है, सो OGDC एंड PPL डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नहीं है। लेकिन एज फार एज एसेट वैल्यू इज कंसर्न, अर्निंग बेस्ड ऑन अदर पैरामीटर्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग और वो सारी चीजें देखें तो दे आर वेल पोजिशन और लेवल्स आर प्रिटी गुड। लेकिन डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको 6 से 7%, 8% तक मैक्सिमम दे सकते हैं। इससे ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं होगी। तो वहाँ पे ये पोजीशन है। बाकी बैंकिंग सेक्टर जो है वहाँ पे यील्ड, जिस तरह उनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, तो बैंकिंग सेक्टर में डिविडेंड यील्ड्स आर एक्सेलेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। वहाँ पे तकरीबन 10 से 12% डिविडेंड यील्ड आपको बिफोर दिस मार्केट करेक्शन वहाँ पे चल रही थी। और अभी जो प्राइसेस गिरने के बाद तो वहाँ पे तो आपको सीधा सीधा 14 to 15% डिविडेंड यील्ड प्रॉस्पेक्ट्स मिल रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो आई थिंक देयर विल बी लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न। ENP ऑब्वियसली उसमें इनफ्लो आना चाहिए। फर्टिलाइजर में थोड़ा सा एक मसला है बिकॉज ऑफ द शार्प डिक्लाइन इन फर्टिलाइजर ऑफ टेक इन द कंट्री। आप सब लोग देख रहे होंगे कि मंथली जो नंबर फर्टिलाइजर के आ रहे हैं, दे हैव डिक्लाइंड कंसिडरेबली। और उसकी वजह वही है कि फार्मर्स हैव बीन हिट बैडली बिकॉज ऑफ द फॉल इन फूड कमोडिटी प्राइसेस, जिसमें वीट प्राइस भी शामिल है और बाकी कमोडिटी, और वो जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे इन्फ्लेशन नंबर में भी। इन्फ्लेशन नंबर पैरिशेबल जो फूड आइटम्स है उनकी तो अगर इन्फ्लेशन में नंबर देखते हैं तो उनकी पिछले साल से तकरीबन 25-26% प्राइसेस डाउन चल रही है। एज फार एज द नॉन पेरिशेबल आइटम्स आर कंसर्न, वो भी डिक्लाइन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से फार्मर्स इनकम लेवल हैव बीन हिट नेगेटिवली, और जिसकी वजह से उनकी वो डिमांड फर्टिलाइजर की कम हुई है, जिसकी वजह से हमने शेयर प्राइसेस पे भी उसका इम्पैक्ट देखा है। स्पेशली ई फर्ट पे आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी प्राइस
तकरीबन 250 रुपये प्राइस मैक्सिमम गई थी रिसेंट पास्ट में, और अभी 150 तक प्राइस उसकी आ गई। सिमिलरली हमने एंग्रो होल्डिंग पे भी इम्पैक्ट देखा, क्योंकि एंग्रो होल्डिंग इज द मेजर ओनर ऑफ दिस कंपनी, तो सिमिलर इम्पैक्ट उस पर भी आया। फौजी फर्टिलाइजर अब तो खैर उसमें लाइक इट्स अ मेजर एंटिटी ऑन द स्टॉक मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट कैप कंपनी, और इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेट फौजी फर्टिलाइजर का है। उस पे भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और उसकी शेयर प्राइस भी क्लोज टू 200 डे मूविंग एवरेज तक हमने प्राइस उसकी थर्सडे को देखी थी। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक है, लेकिन एज फार एज फौजी फर्टिलाइजर इज कंसर्न, आई थिंक लाइक इट हैज गुड पोटेंशियल। वहाँ पे अभी भी डिविडेंड यील्ड इज प्रीटी गुड, और अर्निंग रिलेटिवली बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसको काफी उतना मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, डबल डिजिट डिविडेंड फौजी फर्टिलाइजर में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही सर, आपने जैसे कि फर्टिलाइजर सेक्टर को काफी अच्छे से कवर कर लिया। मैं सीमेंट सेक्टर के भी एक ओवरव्यू लेना चाहूंगी कि सीमेंट सेक्टर में आप क्या समझते हैं कि क्या कैसी परफॉर्मेंस रहेगी सीमेंट सेक्टर में आगे? क्या आपको लगता है कि ये जो है वो अर्निंग्स जो है वो इसकी इसी तरह जो है वो कंटिन्यू रहेंगी? सीमेंट सेक्टर इज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ड्यूरिंग दिस कैलेंडर ईयर। अगर आप जनवरी से अभी तक मार्केट में देख लें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इसी सेक्टर ने दिखाई है। बिल्कुल। बाकी मेजॉरिटी जो कंपनी सेक्टर्स हैं, विद एक्सेप्ट लाइक कपल ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स, और बाकी जो है ना। सर आपका, सॉरी सर, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका माइक जो है वो ऑफ हो गया है। जी सर। हाँ, तो इसमें जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट के सेल में सच को इंक्रीज नहीं आई सीमेंट की कंपेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन उनके मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ लोअर कोल प्राइसेस, लोअर फ्यूल प्राइसेस। दे हैव मैनेज टू इम्प्रूव देयर ग्रॉस मार्जिन्स, और एज ए रिजल्ट उसकी वजह से प्रॉफिट में आया। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर उनके प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की वजह, इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन आधा हो गया, 22% से 12% पे इंटरेस्ट रेट आ गया। तो हमने उनके दो फैक्टर्स, डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्लाइन इन फाइनेंशियल चार्जेस, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो हमने इसी वजह से उनके अर्निंग पे काफी अच्छा इम्पैक्ट देखा है। डिमांड साइड रिमेन वीक, जिसकी वजह से हमने डोमेस्टिक सेल में इंक्रीज नहीं देखा। और लेकिन यह है कि एज फार एज प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न वो पॉजिटिव है। और गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे लग रहा है कि सीमेंट शुड रिमेन एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। उनके लिए अभी सच कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुई एज फार एज देयर ओन। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंड करता है कि अगले साल प्रोवाइडेड हम इसी तरह चीज़ें स्टेबल रहें, कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो इकोनॉमी पे वॉर और इसकी वजह से, तो अगर डिमांड साइड बेहतर रहनी चाहिए और सीमेंट की कंजम्पशन में इम्प्रूवमेंट अगले साल आना चाहिए। तो आई थिंक सीमेंट पे एलोकेशन हाई रखें इन्वेस्टर तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस सेक्टर शुड आउट परफॉर्म इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट लाइक फ्यू क्वार्टर्स एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सेशन को रैप अप करते हुए मैं पार्टिसिपेंट्स का जो है वो क्वेरीज ले लेती हूँ। रऊफ महमूद, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके जी, पास बहुत अच्छा और कम्प्रिहेंसिव नॉलेज होता है। पहले भी मैंने 2-3 दफा आपके साथ बात की है। यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज। सर ये थैंक बताएं यू कि जी। ये जो अभी लास्ट टाइम ये रिसेशन आया है और मार्केट को सारे को जो है ना बिल्कुल ही लोअर लॉक पे ले गए हैं, ये बैंक्स हो गए या ये म्यूचुअल फंड हो गए या इंश्योरेंस कंपनी, सर इनके खिलाफ भी कुछ एक्शन होगा गवर्नमेंट का? मुझे इसके बारे में तो बता दें। शुक्रिया। नहीं, प्राइसेस गिरने पे आप कह रहे हो कि एक्शन होना चाहिए? जी जी सर, इन्होंने जानबूझ के सारा मार्केट को जो है ना गिराया है सर। नहीं, वो तो खैर अब उस पे हम, दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। उसमें आपको एक चीज मैं बता दूं कि हमारी मार्केट जो है इट्स नॉट अ वेरी लाइक, उसमें इतनी ब्रेथ नहीं है। ये एक रिलेटिवली शैलो मार्केट है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत थोड़े होते हैं।
तो यहाँ पे मार्केट, अगर आपने हिस्ट्री इसकी देखी है, इसमें जो वॉलेटिलिटी चलती है, और तो फ्यू बिग प्लेयर्स कैन इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस ह्यूजली। तो अगर जैसे ही सेलिंग बड़ी आती है, और यानी कुछ आइटम में तो आपने कुछ दिनों में देखा होगा बिल्कुल ही बाइंग और सेलिंग गायब हो जाती है, नजर ही नहीं आती। वही प्लेयर्स आते हैं, फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं और एक्टिविटी शुरू हो जाती है। So it's because of this small breadth in the market, इन्वेस्टर बेस काफी छोटा है। बड़े प्लेयर्स कुछ के हाथ में माल होता है, और फिर वो उसमें ट्रेड पोजीशन कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग पोजीशन ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उसमें वॉलेटिलिटी फिर सर अगर जैसे एक्सक्यूज मी ही सर नेगेटिव। सर सर और सर लेकिन एक्सक्यूज उसमें मी, एक चीज, ये एक एक चीज, सर एक सर दो चीजें जो, कुछ आइटम्स मैं आपको बता दूं, कुछ आइटम्स फॉर एग्जांपल जिसमें कैप लगना शुरू हो जाते हैं। यानी हमने अभी पिछले दिनों देखा कि प्रेमा एक लिस्टेड कंपनी है, जो मिल्क प्रोड्यूसर एक कंपनी है, उसमें मुसलसल लॉक लगे जा रहे थे, और एक्सचेंज उनको नोटिस भिजवाती है कि आपकी कोई अनयूजुअल मूवमेंट क्यों हुई है। लेकिन आई थिंक मुझे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उस पर यह है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और एसईसी के पास फुल एक्सेस है कि हु आर द बायर एंड हु आर द सेलर इन द मार्केट इंडिविजुअल आइटम्स में। तो दे कैन क्लियरली सी कि कौन उसमें अगर कोई मैनिपुलेशन मार्केट में कर रहा है, तो दैट्स देयर जॉब टू सी व्हाई हाउ दे आर डूइंग इट एंड वेदर दे कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो वो उनको स्टेप लेना चाहिए। वो सर अक्सर यही कंपनी को मेरे नोटिस भी। मेरा सर हाँ, मेरी गुजारिश यही थी कि पनिशमेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि एक नहीं वार वो तो सिचुएशन यानी है और उसमें पैनिक आप फैलाया एज ए, जा रहा है, हाँ तो ये आप, क्राइम है। हाँ नहीं आप भी एक पार्टिसिपेंट हैं, तो आप एससीसीपी को भी लिख सकते हैं कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी कुछ आइटम जो फ्लोर और कैप पे ही चल रहे होते हैं, आप लोग क्यों इस पे एक्शन नहीं लेते, और क्यों उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं करें। कि ये सिर्फ खत लिखना कंपनी को कि आप बताएं कि प्राइस में क्यों मूवमेंट हुई, आई थिंक दैट इज रिडिकुलस। इनको एक्शन लेना चाहिए एज फार एज लाइक इंफॉर्मेशन लेके कि ये प्लेयर्स जो इसमें काम कर रहे हैं, वो मार्केट को इस तरह क्यों अपनी मर्जी से एक प्राइस को कैप पे लेके जाना, और फिर वो फ्लोर पे फ्लोर लगे जा रहे हैं। तो ये बाकी इन्वेस्टर को हर्ट करते हैं। तो एसईसीपी रोल है, और पीएसएक्स एज अ फ्रंट लाइन रेगुलेटर जो मार्केट को मॉनिटर करता है, दे शुड बी टेकिंग एक्शन ऑन दिस, के इस चीज को काफी हद तक वो खुद एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी सर, कैम्प्रिहेंसिव आपने आंसर किया। यू आर अ वेरी नाइस मैन, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। अच्छा, एक और पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, अवैस अहमद, अपने सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है सीमेंट सेगमेंट से रिलेटेड, जो छठा सीमेंट है उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं। वो स्टॉक स्प्लिट में भी जा रहा है, 22 तारीख को उसका नोटिस आया हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या बताते हैं, प्लीज बता दीजिए, थैंक यू। ये वो ठट्टा सीमेंट पे आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू स्ट्रेट आंसर, सिंपली कि हमारी कवरेज में नहीं, और मैंने फ्रैंकली उसको एज ए उसके फाइनेंशियल मैंने रीसेंट पास्ट में नहीं देखे। तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन इट, बट अगर नंबर्स उसके सही है, और स्प्लिट पे एक चीज थोड़ा सा मुझे मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है कि आई एम नॉट ए ग्रेट लाइक सपोर्टर ऑफ दिस स्प्लिट, जो भी पीएसएक्स और कई कंपनीज ने किया है। दिस इज नो वे ऑफ लाइक इम्प्रूविंग लिक्विडिटी, और जिससे ये लोग कहते हैं कि उससे पार्टी यानी आप लोगों को सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ब्रोकर के लिए तो चलो अच्छा हो सकता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ अरसे के लिए बढ़े। एज फार एज इन्वेस्टर इज कंसर्न, उसके लिए इसमें फंडामेंटल वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसमें स्प्लिट होने से पहले तो प्राइस बढ़ जाती है, लेकिन स्प्लिट होने के बाद यूजुअली हमने देखा है कि मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दोज कंपनीज हैव अंडर परफॉर्म। तो क्योंकि उसकी प्राइसेस अनरियलिस्टिकली ऊपर चली जाती हैं, और वो जो प्राइस नॉर्मल कोर्स में अचीव नहीं हो सकती, वो स्प्लिट की वजह से वो अचीव कर लेते हैं। तो स्प्लिट पे आप इतना ज्यादा, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनी है, अगर स्प्लिट होता है तो हो सकता है उसमें एक प्राइस रन आ जाए, लेकिन फंडामेंटली कंपनी की वैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी ठट्टा आप उसके बेसिक पैरामीटर देख सकते हैं, अगर सेल्स नंबर पॉजिटिव है, ग्रॉस मार्जिन बेहतर है, और प्रॉफिटेबिलिटी है, और फ्लोट को भी आप देख लें कि फ्लोट किसके हाथ में है, कि मार्केट में उसमें कितना ट्रेड होता है। इफ दीज नंबर्स आर गुड और कंपनी इज एबल टू गिव यू गुड अर्निंग एंड डिविडेंड, तो फिर तो ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करें। लेकिन फंडामेंटल्स को आप जरूर इसके देख लें कि वो बाकी कंपनीज जो लिस्टेड मेजर सीमेंट कंपनीज है उनके कंपैरेटिव हो।
आप जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी के पीछे, आप अगर आपको 8-10 आइटम और भी अवेलेबल हैं जिसमें आप पिक कर सकते हैं कि रिलेटिवली कौन सा स्टॉक बेहतर है या कौन सी कंपनी विद इन द सेक्टर दूसरे से बेहतर है, तो आप उसी में कंसंट्रेट करें। क्योंकि अगर सेक्टर में 10 कंपनियां हैं तो जरूरी नहीं कि 10 कंपनियां एक जैसे परफॉर्म करेंगी। उसमें आपको फिर वो जो टॉप 4-5 जो कंपनियां हैं उसी पे आप फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे लकी सीमेंट का भी ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो उसमें भी काफी ज्यादा प्राइसेस नीचे आ गई उसकी। तो स्टॉक हाँ स्प्लिट का कोई फायदा वो तो नहीं हो रहा मुझे तो। हाँ, जी। स्प्लिट से पहले अलबत्ता उसमें जो प्राइस इंक्रीज आई, वो नॉर्मल कोर्स में हो सकता है कि वो प्राइस ना अचीव होती, यानी उसकी प्राइस जो 1200-1300 से 1700 तक चली गई। और वो एक मेरे हिसाब से 500 बिलियन मार्केट कैप कंपनी जिसकी अपनी एसेट वैल्यू से ऊपर काफी हद तक चला गया था, तो दैट प्राइस वाज अ बिट ऑन अ हायर साइड। अभी ठीक है, उसमें अभी करेक्शन आई पिछले दिनों तो काफी, यानी अच्छे लेवल पे प्राइस गिरी थी। लेकिन यह है कि इट हैज डन एक्सेप्शनली वेल। अभी तो मुझे लग रहा है कि वो 350 जो इसका लेवल था जिस पे ये ओपन हुआ था स्प्लिट होके, दैट हैज बिकम इट्स मेजर रेजिस्टेंस। तो लेट्स सी, लेकिन यही है कि स्प्लिट से पहले प्राइस बढ़ रही है और स्प्लिट के बाद वो अंडर परफॉर्म कर रही जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। है। एक लास्ट जो है वो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अपने सेशन को रैप अप की तरफ चलते हैं। अहमद साहब अपने सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा सवाल एसएसजीसी के बारे में था कि ये रिसेंट टाइम में काफ़ी डाउन हो गया है, 41 जी। से अभी 20 के अराउंड चल रहा है। तो इसका रिजल्ट भी है ट्यूसडे को, गैस प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज हुई हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है ये कितना नीचे जा रहा है? कोई फंडामेंटल इशू है या अच्छा स्टॉक है ये वापस अपनी उसी जगह पे आ जाएगा? थैंक यू। हाँ, उसमें ठीक है, ये जो स्टेट रन गैस कंपनी के अर्निंग और वैल्यूएशन, इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं होती, क्योंकि इनको एक डिफाइंड फार्मूले से रिटर्न मिल रहा होता है। इन कंपनीज में यही वॉलेटिलिटी अभी जो बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल जो सर्कमस्टांसेस थे और सिचुएशन थी, मुझे तो लग रहा है कि इसमें आई डोंट हैव कंफर्म न्यूज अबाउट इट, लेकिन ये कि वो लेवरेज पोजीशन काफी लोगों की थी और उन्होंने अनवाइंड की है पोजीशन। जो कई हाउसेज में उनकी पोजीशंस थी तो उन्होंने पोजीशन अनवाइंडिंग हुई है, तो उसकी वजह से अनयूजुअल वो आई है। और इसके अलावा फंडामेंटली तो कंपनी वही पे पोजीशन पे खड़ी हुई है। कोई एज फार एज डिविडेंड इज कंसर्न, द की फैक्टर इज कि ये स्टेट रन एंटरप्राइज जितना भी अर्निंग आपको डिविडेंड दे पाएंगी कि नहीं, दैट इज द की थिंग। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज फार एज द एसेट वैल्यू इज कंसर्न, वो तो आपको इसकी काफी अच्छी नजर आएगी कि वो पोटेंशियली ये 60-80 रुपए भी यानी इसकी वैल्यू बन सकती है। लेकिन एज फार एज दिस कंपनी एबिलिटी टू गिव यू डिविडेंड, दैट रिमेन्स वेरी लिमिटेड। इनके अभी भी काफी इश्यूज हैं, काफी रिसीवेबल्स हैं। जब तक रिसीवेबल के इशू खत्म नहीं होते तो इनकी कैपेसिटी टू पे हायर डिविडेंड वो अभी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट शुड बी बेस्ड ऑन सम रियल न्यूज के उसमें कुछ हो रहा है तो तब आप इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज इस कंपनी में यूजुअली हमने देखा है कि काफी वॉलेटिलिटी रहती है, और अभी भी हमने ये देखा कि वो सच इतनी तेजी से वो प्राइस मूवमेंट आ जाती है कि इन्वेस्टर को फिर वो स्पेशली ऑन द डाउन साइड एग्जिट का मौका ही नहीं देती। तो जरा थोड़ा सा केयरफुली इसमें ट्रेड करें। एक ट्रेडिंग स्टॉक है, इस लेवल से हो मोस्ट लाइकली कि ये वापस रिबाउंड कर लेगा। कि इसकी फेयर यानी जो प्राइस ट्रेंड रही है, आपने देखा होगा कि 35 to 40 रेंज में ये काफी अरसा रहा है। तो वहां तक मिड 30s तक तो इसमें मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल है कि बाउंस बैक कर सकता है, अगर रिजल्ट्स कम इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन जो अभी अनाउंस होंगे। अगर वो इस तरह आ गए तो फिर तो लग रहा है कि प्राइस मिड 30s में आ जाएगी। थैंक यू सर। अच्छा सर, लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मंडे को आपको क्या जी। लगता है, मार्केट की सिचुएशन आपको क्या लग रही है? क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है वो बजट भी है और इसके साथ साथ ये वॉर लाइक सिचुएशन भी चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो क्या लग रहा है मंडे को, आप अपना क्या फाइनल व्यू देना चाहेंगे? मंडे को किस नहीं, तरह मार्केट मैनेजमेंट होगी? हाँ, एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि मंडे को बेस्ड ऑन दिस अभी शाम की डेवलपमेंट पे, तो मंडे को तो मार्केट बेहतर लग रही है कि मार्केट रिबाउंड करना चाहिए। और यानी जो प्राइस पिछले हफ्ते जो हमने डिक्लाइन मार्केट में देखा था, एटलीस्ट दैट रिकवरी
देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि उसमें वो रिकवरी मार्केट में आ जाए। लेकिन बियॉन्ड दैट डिपेंड करता है कि आगे क्या डेवलपमेंट है, कि टॉक्स होते हैं, अगर टॉक्स नहीं होते, सीज फायर अगर वायलेशन हो जाती है, फिर वापस मार्केट आएगी। क्योंकि अभी मार्केट की वॉनरेबिलिटी टू दिस इवेंट अभी भी है। अभी हम सिर्फ देख लें कि ये एक रेजोल्यूशन नहीं हुआ, इट्स अ सीज फायर। अभी सिर्फ सीज फायर हुआ है, और दे आर रिमेन अलर्ट कि अगर कोई वायलेशन करता है तो फिर वो एक चीज हो सके। ठीक है, इसमें गारंटी, यूएस गारंटी इज देयर, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसमें इंटरवेंशन की है, तो दैट इज समथिंग के वन कैन होप के हो सकते हैं दीज टू कंट्रीज स्टे टू दैट कमिटमेंट। तो अगर कमिटमेंट में रहते हैं, सीज फायर के बाद टॉक्स में कुछ कामयाबी हो जाती है, तो फिर तो हो सकता है कि वी माइट सी बिगर इंप्रूवमेंट इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन इमीडिएटली मंडे को तो पॉजिटिव है, गोइंग फॉरवर्ड डिपेंड करेगा कि टॉक्स विद इंडिया और बॉर्डर फ्रंट पे क्या पोजीशन होती है, उस पर मार्केट ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। एंड होप सो मंडे को जो है मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन हो और सबके लिए जो है वो एक, जिसने भी जो भी इन्वेस्टर्स ने जो है काफी लॉस हुआ है, काफी जो है वो लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है, तो मंडे को जो है कवर अप हो जाए। थैंक यू सो मच सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके थैंक यू जी, सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का भी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।